लेकिन प्लस 3 इधर आके क्या कर रहा है, वो तो अचर वाला है, भेज इधर, हाँ घुमा के डलाते हैं, ठीक है ना, उधर जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन बराबर के बाद पहले से क्या है बाबू, 5 है ना, आई 3 इधर जाएगा तो ई सोचेगा 3 कि 5 जो कहेगा पटना घुसुक ना घुसुक हम आवत नहीं, तो क्या है वो कहेगा जब मारेंगे बस। पहले से बराबर के बाद हम है ते आवतरी हेलने से, तो हमारा बात देखिए, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिला करती है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं समीकरण, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर और अचर पद से संबंधित सारी चीजों को देख चुके थे, यानी कि उसका ब्रैकेट वाला भी सब क्वेश्चन देख चुके थे। और आज हम लोग समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग चर पद का जो समीकरण चर पद वाला जो रहता है हम उसको कैसे हल करते हैं। उससे पहले बाबू हम आपको यहाँ पे समीकरण का परिभाषा पहले बता दें, इंग्लिश में इसे इक्वेशन कहते हैं। कह रहा है समीकरण किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। यानी कि दो राशि, यानी कि देखिएगा समानता का मतलब कहता है बराबरी, यानी कि कोई भी समीकरण क्यों ना हो, ठीक है ना, बीच में इसमें बराबर का चिन्ह होगा। मैं केमिकल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि रासायनिक समीकरण मत जाएगा, मैं केमिस्ट्री में नहीं हूँ बाबू, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तीर का निशान लगा होता है, ठीक है, तो इसलिए हम है अभी मैथ के अंदर, ठीक है ना बाबू। तो इसमें हम लोग बराबर का चिन्ह जो होता है ना समीकरण में, बराबर कोई भी समीकरण हो, चाहे एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, एक घात वाला हो या दो घात वाला हो, उसमें बाबू समीकरण है तो बराबर का चिन्ह होगा ही, ये ध्यान रखिएगा। बीच में बराबर होगा, बराबर के इधर जिसको हम लोग बायां पक्ष कह सकते हैं, बराबर के इधर जिसे हम लोग दायां पक्ष कह सकते हैं। तो चर पद इधर भी हो सकता है, चर पद इधर भी हो सकता है, अचर पद इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। उसको अचर पद कहें या अचर राशि, चर पद कहें या चर राशि, बात ही है, ठीक है। तो समानता दिखाने वाला जो कथन कोई लाइन अगर लिख दिया गया है तो समझिए कि वो क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहा जाता है। और फिर यहाँ पे दूसरा नोट देखिएगा, समीकरण में एक या एक से अधिक चर या अचर राशियां होती है, यानी कि चर पद या अचर पद होते हैं, एक या एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले अभी कुछ देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखे x + 2 = 4, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन एक लाइन हम लिखे हैं कि x + 2 = 4, यानी कि x जो हमारा अचर पद है, 2 हमारा अचर पद है और 4 क्या है, ये भी अचर पद। और यहाँ पे हम आपको बता दें बीच में बराबर का चिन्ह ये बतला रहा है कि बराबर के इधर वाले के बाएं पक्ष यानी कि x + 2 जो 4 के बराबर है, ये खुद कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चर पद के ये जो x है ना वो उसका मान ही मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा जिसमें हम 2 को जोड़ेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब ये होता है। तो बाबू आखिर इस x जो होगा तो सब लोग सोच ही लेंगे भैया यहाँ 2 होगा ना, तो 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 के बराबर नहीं हो जाएगा, एकदम राइट बोले हैं आप, ठीक है ना। तो ये भी एक समीकरण हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, अगर ऐसे भी लिख दिया जाए कि x² + 3 और इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कितना हो गया 19, अगर लिख देते हैं कि x² + 3 = 19, बाबू यह भी एक समीकरण है। अगर हम ऐसे लिख दें कि x + y = 5, ये भी एक समीकरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एक चर, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दे बाबू, जो समीकरण हमारा होता है ना बाबू, चर पद के आधार पर यदि देखा जाए तो अगर जितने किस्म के चर पद होंगे, जितने किस्म का मतलब क्या होगा कि x वाला, y वाला, z वाला, ठीक है ना, उतने चर वाला वह समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये एक चर वाला है, इसमें भी x है ना, एक ही वो है, y तो नहीं है, तो ये भी एक ही चर वाला समीकरण कहलाएगा। लेकिन इसमें 2 किस्म का आ गया तो यह 2 चर वाला कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसमें भी होता है कि घात के आधार पर, यानी कि पावर के आधार पर, ठीक है ना, कि अगर जैसे चर पद का पावर जितना रहता है ना उतना ही घात वाला उस समीकरण कहता है। इस x का पावर कुछ नहीं तो कितना है बाबू, 1, तो इसको बोलेंगे रैखिक। एक घात को ध्यान दीजिएगा बाबू, एक घात वाला जो होता है ना, एक घात वाला, या इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं बाबू, रैखिक, ठीक है ना। तो एक घात वाला, घात कहाँ देखा जाएगा, तो कोई भी जो चर पद होगा ना बाबू, उस चर पद का पावर, अंग्रेजी का जो अक्षर आपको दिखेगा उसका पावर मुझे देखना। अगर 1 होगा तो उसको हम लोग एक घात वाला भी कह सकते हैं या रैखिक कह सकते हैं। और चूंकि समीकरण की बात करते हैं, एक घात वाला समीकरण कहिए आ चाहे रैखिक समीकरण कह दीजिए। अगर उसी चर पद का पावर यदि 2 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे बाबू, द्विघात। और आप समीकरण कह सकते हैं अगर समीकरण है तो, ठीक है ना। तो द्विघात शब्द लेकर आते हैं। अगर पावर 3 हो जाए तो उसको त्रिघात बोलेंगे, अगर 4 हो जाए तो 4 घात वाला बोलेंगे, किसी को दिक्कत नहीं। द्विघात मतलब 2 घात वाला, त्रिघात मतलब 3 घात वाला, ठीक है ना।
यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो x है ये जो y है, तो इसको बोलेंगे हम दो चर वाला। ये कितना वाला है बाबू? दो चर वाला है। अब इसमें भी एक लाइन और नया जोड़े, ध्यान दीजिएगा बाबू। आप लोग जब 8वीं कक्षा में देखेंगे ना, तो वहां पे सेकंड वाला चैप्टर जो आपका है उसमें दिया है क्या कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसमें लिखा है क्या, उस चैप्टर का नाम लिखा है कि एक चर वाला। इसका मतलब आपको समझा दो, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। पहले इस लाइन को समझिएगा, फिर आपको अच्छा समझा रहे हैं, ठीक है ना बाबू। इस टाइप से आपको प्रश्न मिलता है, मैं उसी समीकरण के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो लिखा है एक चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब क्या है कि समीकरण तो वो है, तो समीकरण हम कब मानेंगे बाबू? जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो और उसमें, अब ऐसा नहीं कि 2 बराबर 4, ये सब इसको नहीं, ऐसा नहीं बाबू, इस चीज को आप ऐसे मत कहिएगा, ठीक है ना। इसमें चर पद कोई ना कोई जरूर होगा जिसका मान मुझे खुद निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें चर भी होगा और अचर पद भी होगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग समीकरण कह दिए। इतना तो पहचान में आ जाएगा ना, बीच में बराबर का चिन्ह लगा होगा, बोले किसी दिक्कत, बीच में बराबर का चिन्ह होगा और अंग्रेजी का अक्षर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा हम आपको बहुत बताएं कि जब समीकरण की चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो लाइन हम आपको लिखें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो कहने का मतलब है कि जो उसमें चर पद होगा ना, वो एक एक किस्म का होगा, मतलब कि एक ही टाइप का, ठीक है ना। जैसे कि खाली x हो, चाहे खाली z हो, चाहे सिर्फ y हो, चाहे s हो, चाहे t हो, चाहे a हो, जो कुछ भी हो, मतलब एक एक किस्म का होगा, बात खत्म। उसमें दो किस्म का नहीं आएगा। अगर दो किस्म का आएगा तो वह दो चर वाला हो जाएगा, तीन किस्म का आएगा तो तीन चर वाला हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि एक चर वाला, जैसे अब यहाँ लिखे हम x + 4 बराबर 5 मान लीजिए, तो यह एक चर वाला हो गया। लेकिन एक और शब्द यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्या? रैखिक। तो रैखिक के बारे में हम क्या बताएं कि एक घात वाला कहिए या रैखिक कहिए, या किसका घात देखा जाता है? चर पद का। किसका घात? चर पद का। अगर जो चर पद है ये तरह पहचान ले कि एक चर वाला है, तो उसी चर पद का पार हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो एक है, तो समझिए कि वह एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला है, ठीक है ना। या सॉरी, एक चर के साथ साथ वह रैखिक समीकरण है। किसी को दिक्कत? एक चर वाला तो है ही, लेकिन उसका पावर चूंकि एक है इसलिए उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, ये भी एक ही चर वाला है। अंग्रेजी का अक्षर क्यों ना x है, लेकिन इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला द्विघात समीकरण। एक चर वाला क्या हो जाएगा? वह एक चर वाला यहाँ तक बोलेंगे, यहाँ पे शब्द आ जाएगा क्या? द्विघात समीकरण। एक चर वाला द्विघात समीकरण में चला जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब बाबू हम आपको ये भी बताएंगे, चिंता ना करें। अब जैसे ही आप 9th 10th में जाइएगा ना बाबू, तो आपको इस टाइप से समीकरण मिलेंगे। उसका नाम हो जाएगा कि दो चर वाला, इसमें दो किस्म के चर है ना, तो यहाँ हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो चर है ना, दो किस्म का अंग्रेजी का अक्षर है ना, और साथ ही साथ इसको रैखिक क्यों कहा गया? क्योंकि इस x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। बाबू अगर यहाँ तक पढ़ लें तो मैट्रिक तक तब पूछना ही नहीं है, ठीक है ना। मैट्रिक तक बाबू इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम आपको ये एक चर वाला रैखिक समीकरण भी बताएंगे, दो चर वाला भी रैखिक समीकरण बताएंगे, है ना। हाँ, और उसके बाद से एक चर वाला में द्विघात समीकरण बताएंगे। दो चर वाला भी रैखिक समीकरण हम लोग देखेंगे बाबू, इसको भी पढ़ेंगे ताकि आपको 9th 10th में कोई दिक्कत ना हो। और आपको इस टाइप वाला भी बताएंगे और इस टाइप वाला भी बताएंगे, ठीक है। ये और ये तीनों टाइप हम लिख दिया, तीनों टाइप के समीकरण को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहले समीकरण पहचानना या समीकरण वाला क्वेश्चन कैसे होता है ये देखने को मिल गया और समझ में भी आ गया कि कब हम उसको एक चर वाला कहते हैं, कब हम उसको दो चर वाला कहते हैं, कब उसको हम रैखिक बोलेंगे और कब उसको हम द्विघात कहेंगे या कब त्रिघात कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार और बोल देते हैं बाबू, अगर उस समीकरण में पहले समीकरण पहचान आएगा ना कि बीच में बराबर का चिन्ह होगा, चर पद और अचर पद होगा। कोई जरूरी नहीं कि चर पद सिर्फ इधर होगा बाबू, चर पद उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। और अचर पद सिर्फ इधर नहीं होगा, उधर भी हो सकता है। तो चर पद इधर हो चाहे उधर हो, अचर पद इधर हो चाहे उधर हो, कहीं उससे मतलब नहीं है। बीच में बराबर का चिन्ह है ना, बस आपको ये देखना है कि अगर एक एक किस्म का चर पद है, x इधर हो गया x उधर, तो x ना है भाई दो जगह, तो इससे क्या करना है? एक ही चर वाला करना है। हाँ, अगर इधर x है उधर y है तो ये दो चर में चला जाएगा। तो चर पद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि घात के बारे में, कि एक घात वाला कि दो घात वाला, जो भी चर पद है बाबू उसका पावर देखिएगा। क्या पावर देखने के लिए टावर पर चढ़ जाइएगा, टावर ऊपर होता है तो ऊपर वाला दिखेगा आपको पावर, ठीक है ना। जितना होगा उतने घात वाला कहिएगा। तो अगर एक घात वाला है तो उसको हम रैखिक के नाम से भी जानते हैं। किसको दिक्कत नहीं है बाबू, समझ आ रहा है ना। तो बाबू अगर एक घात वाला हो तो उसका रैखिक सब दिमाग में बैठा लीजिएगा। दो घात वाला के लिए द्विघात, तीन घात वाले के लिए त्रिघात। त्रिघात का भी चर्चा भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उस पर भी आधारित प्रश्न को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद
एक चर वाला रैखिक समीकरण जो हम लिखे हैं तो एक चर होगा रैखिक समीकरण, और उसी में कहते हैं एक चर वाला द्विघात समीकरण तो एक चर पद होगा उसका घात 2 होगा, ठीक है, वो भी बन जाएगा। और दो चर वाला रैखिक समीकरण दो किस्म का होगा, यानी कि 2 चर होगा 2 किस्म का, और उसके बाद से उसका पावर 1 होगा तो रैखिक समीकरण। बोलिए यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। चलिए अब प्रश्न कैसे होगा मैं उसके बारे में आपको मैं दिखा दूं, ठीक है बाबू, इसे बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू करूँ, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है बाबू। अगर आपको ये चीज़ समझ में अगर आ गया हो बाबू तो आप इससे पहले तो अभी तो मिटा दिए, लेकिन उससे थोड़ा वीडियो को बैक करके और आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न को बनाते हैं, समझाते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे बनाना है। बाबू कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे x + 3 बराबर यहाँ पे 5 लिख दिए, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ x का मान क्या होगा, ठीक है, कि उसमें 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 होगा। किसको दिक्कत? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाने के लिए अब मैं आपको अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना बता देता हूँ कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनाया जाएगा। और चूंकि वीडियो तो थोड़ा शुरुआत की है तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बाबू पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इसको 3 पार्ट में आपको बनाऊंगा। पहला वीडियो हम लोग ये देख रहे हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक चर वाला द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, और तीसरा वीडियो हम लोग देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप देख लेना, ये 3 वीडियो देख लेना तो बाबू दासो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम है तो क्या गम है। चलिए यहाँ देखिएगा बाबू, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे वो x + 3 5 है ना, तो यहाँ पे हमारा चर पदों का मान कितना होगा भाई, तो आप लोग के दिमाग में बढ़ गया कि भैया 2 होगा, क्या होगा 2। लेकिन आंसर आएगा कैसे भाई, बनाएंगे कैसे, तो वो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कहीं बन जाएगा। हाँ बताते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बनाने का तरीका क्या है, कहता है क्या, खूब इस लाइन को खूब ध्यान से सुनिए बाबू, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। देखिए हमेशा ये दिमागों में ठोक दीजिएगा, अच्छा ठीक है, ये बात को ठोक दीजिएगा, दिमाग में एकदम रखना है कि चर पद हमेशा बाएं तरफ रहेगा, ठीक है ना, कहाँ रहेगा बाएं तरफ, ठीक है ना। हम अपने दाएं मतलब इधर है इसलिए घूम रहे हैं बाबू, आप ऐसे सोचिए, इधर रहेगा बाएं, यही ना है, बाएं तरफ रहेगा, ठीक है ना बाबू। और अचर पद हमेशा दाएं तरफ रहेगा, कोई दिक्कत। इसके अलावा क्या करना है कि जितना भी अगर कोनो गलती से अचर पद उधर चला गया दूसरा को इधर लेकर आएंगे, अगर कोनो चर पद इधर चला गया है उसको तो उसका तो कालरेट टांग देंगे इधर, ठीक है ना। जितना सब चर पद है इधर आओ, अचर पद उधर जाओ। लेकिन जाने आने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और प्रॉब्लम का नाम क्या है सुनिएगा, कि चर पद या अचर पद इधर से उधर तो जाएगा, ठीक है मान लेगा, लेकिन एक बात कहता है, जानते हैं क्या, शर्त लगाता है, देख लो हम हेने बानी तू होने भेजता रह, वो कही कि देख हम होने बानी तू हेने लिया तरह। पूछेगा का करबे, तो का करें, पूछो ना, चिन्ह बदल ले। अगर इधर का कोनो पद उधर गया तो समझिए कि प्लस में है तो माइनस में है, माइनस में है तो प्लस में। उधर से भी कोनो इधर आया ना तो वही तरह करेगा, ठीक है ना बाबू। अगर प्लस में कोई पद है चाहे चर हो या चर, अगर आप उधर से इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, इधर से उधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, किसी दिक्कत, समझा रहा ना। लेकिन सवाल ये है कि भैया कब गुणवाल आ जाएगा तब क्या होगा, तो बाबू उसका भी उपाय है। अगर कोई पद अगर इसमें गुना कर रहा है इधर उधर भेजेगा ना तो दूसरा जाके उसमें भाग करेगा, क्या करेगा भाग। अगर उधर गुना कर रहा है तो उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या करेगा भाग करेगा। साथ ही साथ अगर कोई भागा में है उधर जाएगा तो गुना करेगा, या उधर भागा में तो इधर आएगा तो गुना करेगा, चाहे चर होके चाहे अचर होके, कोनो दिक्कत बा, समझ में आ रहा बाबू। उम्मीद करते हैं कि ये लाइन आपको समझ में अगर आ गया हो कि कोई भी पद चाहे चर हो या चर बराबर की इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा, गुना में है तो भागा में होगा, भागा में है तो गुना में होगा। बाबू यही वो लाइन है जिसे बच्चे अगर ठीक से समझ ले, बढ़िया से समझ ले, तो आगे जितने भी सूत्र भी आपको बताया जाता ना, जैसे मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल वगैरह हो गया, या आप 10th क्लास में जाएंगे तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं बाबू, वहां भी आपको समीकरण मेन याद करना पड़ेगा, बाकी तो धड़ 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 अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादा फॉर्मूला याद करता भी नहीं है, जिस बच्चे को समीकरण ठीक ठाक आता है वो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस वो समीकरण का तरीका जानता है, वो चीज जैसे होता है इसको इधर में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए इसको पहले प्रश्न को बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। हमको क्या करना है बाबू, और चर पद हमारा मतलब जो चर पद है वो इधर रहेगा, तो चर पद खुशी की बात है कि इधर है, ठीक है ना, तो हमारा चर पद इधर रह गया। लेकिन प्लस 3 इधर आके क्या कर रहा है, वो तो अचर वाला है, भेज इधर, हाँ घुमा डलाता है, ठीक है ना, उधर जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन बराबर के बाद पहले से क्या है बाबू 5 है ना, आई 3 इधर जाएगा तो ये सोचेगा 3
कि 5 कहेगा पटना घुसुक ना घुसुक हम आवतनी, तो ई का हेंग हो जाएगा, 3 हिया हो जाएगा और 5 हिया हो जाएगा। 5 बहुत थेथर लड़का है, वो कहेगा जब मारेंगे बस। पहले से बराबर के बाद हम है, ते आवतरी हेनने से, तो हमारा बाद लिखिए बराबर के बाद कौन है बाबू 5 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 5 को घुसकाएगा नहीं कि घुसक हम आगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा -3। बोले किसी दिक्कत समझा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू x बराबर 5 में से 3 गया 2 लो आंसर आ गया। कोई दिक्कत है समझाया। तो बाबू इसी तरीके से प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे रुको एक मिनट। अगर प्रश्न x - 5 बराबर 10 हो तो कैसे बनाएंगे बाबू, अभी बताएं। चर पद हमारा इधर रहेगा, अचर वाला उधर जाएगा, तो x बराबर दे देंगे, बराबर के बाद 10 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर क्या होगा 10 5 15 बात करता हूँ, बोले किसी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पे इसमें जिस मान लिया 2 नहीं अभी 2 नहीं, ठीक है रहने दो कोई बात नहीं। 2x बराबर अगर 10 है, ठीक है ना, तो 2 और x बीच गुना का संबंध है, 2 को ना हम उधर भेजेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम देख रहे हैं क्या कि 2 तो इस x के साथ क्या कर रहा है गुना, क्या कर रहा है गुना। और अभी आपको बताएं कि 2 जब उधर है क्या करेगा भागा, ठीक है ना बाबू। तो x इसे लिख देंगे, तो 2 और x बीच गुना का संबंध है, तो 2 को जब उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो क्या में भाग करेगा 10 में ना, तो क्या होगा बाबू 10 और बटा के नीचे 2। भाग का मतलब ही ना कि बटा के नीचे लग जाएगा, नहीं 10 में आके भाग करा, तो 2 एकम 2 2 25 10, x बराबर क्या हो गया 5। बोले किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ रहा है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, होने भी नहीं देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, कहीं प्रश्न ऐसा है 2x + 3 बराबर, ऐसे प्रश्न हो जाए तो कैसे बनेगा चिल्ला, कुछ नहीं है, डर जाता है सब, डरा जाता है सब। प्रश्न को देखते ही एकदम धड़कन 72 से 80 का स्पीड पकड़ जाता है। चिल्ला सब क्या टेंशन लेते हो यार, धड़कन को दिल को थाम के बैठिए अभी, ठीक है ना। 2x बराबर कितना है 2x + 3 बराबर 9 है, तो 2x बराबर क्या करेंगे 9 प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा -3। कोई दिक्कत आए, चलो अब आगे देखिए 2x बराबर 9 में से 3 गया 3 कितना हो गया, वाह 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 क्या बात है। x बराबर बाबा अच्छा हर चीज देखनी है सनु बाबू। तो यहाँ पे देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो क्या करेगा 6/2 कट के क्या होगा 3। हाँ यहाँ पे एक चीज हम आपको नहीं बोले हैं, हम सोचे थोड़ा आप लोग कहीं दिमाग लगा देते, लेकिन चलिए बोलवाइए दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया बोले क्या है बोलिए। अब तो इधर 2 भी अचर पद है 3 भी अचर पद है, तो आप खाली पहले 3 को भेजें 2 को नहीं भेजें। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जब ये 2x + 3 इस टाइप का अगर प्रश्न मिलेगा ना, तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाला को उधर भेज देंगे। इसको भेजेंगे बाबू प्लस और माइनस में जो होगा पहले उसको भेजेंगे, गुना वाला को नहीं भेजेंगे, पहले प्लस और माइनस वाला को उधर भेजेंगे। तो प्लस माइनस वाला उधर यानी कि +3 उधर गया, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा माइनस में 3 हो गया, तो 2x बराबर 9 में से 3 गया 6 हो गया। अब यहाँ पे हमारा गुना में ही कर रहा है तो उधर जाकर भाग करेगा। बोलिए समझ में आ गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका लेवल जो है ना थोड़ा सा और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है, पता नहीं आपका कहीं मन नहीं ना हुआ है भाई, वीडियो ठीक ठाक लग रहा है ना। तो अगर अच्छा लग रहा हो बाबू, ठीक है ना, तो वीडियो लंबा बनेगा लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और इसी टाइप में थोड़ा सा और प्रश्न बनेगा, लेकिन समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।